कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आज की फोकस इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे होगी। मैं मुन्ना सर छपरा से इस प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है कि आज की ये सेशन आपके लिए कारगर साबित होगी। तो इस सेशन का पहला सेंटेंस आपके बीच, He has lost his nearly all many pets. यहाँ he has lost his nearly all many pets में अंडरलाइन पार्ट हमारा his nearly all many pets है। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का रूल कहता है जब वाक्य में एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कि भिन्न भिन्न शब्दों को एक सीक्वेंस में रखना हो तब उस सीक्वेंस का बेस नाउन को बनाया जाता है। सबसे पहले हम नाउन को ट्रेस करते हैं। नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव है, इसके बाद हम एडजेक्टिव को रखते हैं। एडजेक्टिव का मॉडिफायर हमारा एडवर्ब है। तो जब दो से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के भिन्न भिन्न शब्द एक साथ आए तब उस वाक्य में सबसे पहले नाउन को प्रेस करेंगे। नाउन के बाद हम एडजेक्टिव को ट्रेस करेंगे और एडजेक्टिव के बाद हम एडवर्ब को रखेंगे। तो यहां he has lost his nearly all many pets में यहां पेट्स हमारा नाउन है। many चूंकि पेट्स के पहले है इसलिए यह एडजेक्टिव है और यहां many एडजेक्टिव है, इसके पहले all है तो ये हमारा एडवर्ब है और ऑल के पहले नियरली है तो नियरली भी हमारा एडवर्ब है और नियरली के पहले हिज दे रखा है जो एडजेक्टिव है और इसे एडवर्ब के पहले रखा गया है। यही हमारी एरर्स है, इसी को इंप्रूव करना है। तो इंप्रूवमेंट के नियमानुसार, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के नियमानुसार पहला काम तो नाउन का था, हमने नाउन चुन ली, फिर हमने एडजेक्टिव को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें दो एडवर्ब हैं, नियरली और ऑल, और इनके पहले हमारा हिज है। अब देखना है इन चार ऑप्शन में कि वो कौन सा ऑप्शन है जहां एडजेक्टिव को बिल्कुल नाउन के करीब रखी गई है। पहला ऑप्शन है ऑल हिज नियरली मेनी पेट्स। यहां ऑल हिज, यहां हिज हमारा एडजेक्टिव है और हिज के बाद तो नाउन दिख नहीं रहा, यहां नियरली है जो एडवर्ब है और रूल कहता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है। तो यहां नियरली के पहले हिज है, नियरली हमारा एडवर्ब है और हिज एडजेक्टिव है, तो ए तो इसका होगा नहीं, ए में इंप्रूवमेंट नहीं है। बी में है हिज मेनी पेट्स नियरली ऑल ऑफ देम। यहां हिज मेनी पेट्स नियरली ऑल ऑफ देम, यहां ऑल ऑफ देम का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए आंसर हमारा बी भी नहीं होगा। सी में है नियरली ऑल हिज मेनी पेट्स। यहां नियरली एडवर्ब, ऑल हमारा एडवर्ब, हिज एडजेक्टिव और यहां मेनी एडजेक्टिव है। चूंकि पेट्स हमारा प्लूरल है इसलिए पेट्स के कारण मेनी यहां एडजेक्टिव है, मेनी के साथ में प्लूरल कंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो पेट्स के पहले मेनी और मेनी के पहले हिज जो सबसे नजदीक है नाउन के, इसकी आंसर हमारा
सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई गिव की टू माई रिस्ट। यहां पर स्पेलिंग हमारा रिस्ट है, WRIST, रिस्ट वॉच एवरीडे। यहां रिस्ट को अंडरलाइन की गई है, इसे इंप्रूव करनी है। ए कहता है विंड वॉच, बी है उंड वॉच, सी है विंड और डी है नो इंप्रूवमेंट। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, घड़ी में चाबी देने के लिए विंड का प्रयोग होता है, रिस्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आंसर हमारा विंड होगा। विंड का मतलब घड़ी में चाबी देना। यहां घड़ी में चाबी देने के लिए विंड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, we did a test when the lights went out. We did a test when the lights went out. क्वेश्चन का भाव है हमने टेस्ट दिया when the lights went out, जब लाइट चली गई। सिंपली रूल कहता है कि जब दो क्लॉजेस को when से जोड़ा जाए जिसमें एक कार्य पहले से जारी हो उसी दौरान दूसरा कार्य संपन्न हो, तब जो कार्य पहले से जारी हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब उस कार्य को वाज वर प्लस V4 को पास्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है, तथा दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। एक बार फिर से, जब दो क्लॉजेस को when से जोड़ा जाए जिसमें एक कार्य पहले से जारी हो उसी दौरान दूसरा कार्य संपन्न हो, तब जो कार्य पहले से जारी है उसे पास्ट कंटिन्यूअस में तथा दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम V2 से दिखाते हैं, में रखा जाता है। क्वेश्चन है हमारे बीच, we did a test when the lights went out. सेंटेंस का भाव है कि हमने टेस्ट दिया जब लाइट चली गई, मतलब भाव है कि हम टेस्ट दे रहे थे जब लाइट चली गई। यहाँ did को इंप्रूव करना है और यहाँ पर went out हमारा पहले से, यानी पास्ट इंडेफिनिट में, तो पहले से हमारा एक सेंटेंस है जिसमें एक काम पहले से जारी था उसी दौरान दूसरा कार्य हमारा संपन्न होता है। तो यहाँ हैव बीन डूइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हैव बीन डूइंग का संबंध हमारे उस कार्य से होता है जो अतीत में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी हो, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। बी है वर डूइंग, इसमें कहता है कि जब एक कार्य जारी हो उसी दौरान दूसरा कार्य संपन्न हो, तब पहले से जारी कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो सीक्वेंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमारा आंसर बी होगा। इसके बावजूद भी हम सी को चेक कर लें। We did a test when the lights went out में सी में यहां दे रखा है had done। यहां had done का मतलब होता है कि अतीत के जब दो कार्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए जिसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरे की शुरुआत हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, यानी had प्लस V3, और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो यहाँ कोई कार्य समाप्त होने वाली बात नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, आंसर हमारा ई होगा। और आखिरी क्वेश्चन आपके बीच है, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय मी। यहां हैव बीन को अंडरलाइन की गई है, इसी को इंप्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल रूल कहता है कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो, तब कलेक्टिव को ऑलवेज सिंगुलर माना जाता है,
और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसमें अ पेयर ऑफ शूज में यहां अ पेयर ऑफ हमारा कलेक्टिव नाउन है और रूल कहता है कि सिंपली कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन, कलेक्टिव वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो प्लूरल तो हमारा यहाँ शूज है, इस शूज के पेयर को दिखा रहा है, यहाँ पर शूज का पेयर अ पेयर ऑफ है। तो अ पेयर ऑफ के कारण इस वाक्य में वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ए में है हैज बीन, बी में है हैज बीन है, सी में वुड हैव बीन और डी में नो इंप्रूवमेंट है। तो यहां अ पेयर ऑफ शूज के कारण हमारा हैज बीन होगा, क्योंकि हैज के बाद तो बीन लगता नहीं है इसलिए बी नहीं होगा। और वुड हैव बीन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वुड हैव बीन का प्रयोग हम कंडीशनल क्लॉजेस के रूप में, जब इफ का प्रयोग हम कंडीशनल क्लॉज को जोड़ने के लिए करते हैं तब उसमें एक पार्ट जब हमारा हैड प्लस नाउन या हैड प्लस V3 होता है तब दूसरे पार्ट में हम वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन से वुड बीन या वुड हैव बीन का कोई संबंध नहीं है। तो एक बार फिर मैं इन सारे क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन, he has lost his nearly all many pets। जस्ट मैंने बताया कि जब एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द एक साथ में आए तब सबसे पहले हमारी आपकी फोकस नाउन पे होनी चाहिए। नाउन के बाद हम एडजेक्टिव को ढूंढे, एडजेक्टिव के बाद हम एडवर्ब को ढूंढे और जो सबसे नजदीक का शब्द हो उसी के हिसाब से हम सीक्वेंस बना लें। ऊपर वाले वाक्य में हमने पहले नाउन को दिया, नाउन के बाद हमने एडजेक्टिव रखी, एडजेक्टिव के बाद हमने एडवर्ब रखा। यहां पर पेट्स चूंकि प्लूरल है इसलिए मेनी के साथ में प्लूरल कंटेबल नाउन आता है, तो मेनी पेट्स तक ठीक है। अब यहां पर नियरली ऑल में नियरली एडवर्ब और ऑल भी एडवर्ब है और हिज हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का संबंध तो नाउन से होता है, तो नाउन के पहले मैंने मेनी के पहले हमने हिज लगा दी, ये प्रॉपर सीक्वेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बीच में, आई गिव की टू माई रिस्ट वॉच एवरी डे। मैंने बताया कि घड़ी में चाबी देने के लिए विंड का प्रयोग होता है, न कि रिस्ट का। रिस्ट का प्रयोग घड़ी में चाबी देने के लिए नहीं होता है, इसलिए रिस्ट के स्थान पर हमारा विंड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। मैंने बताया कि जब अतीत के 2 कार्यों को वेन से जोड़ा जाए, जिसमें एक कार्य पहले से जारी हो उसी दौरान दूसरा कार्य संपन्न हो, तब जो कार्य पहले से जारी हो उस कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में तथा दूसरे कार्य को पहले से जारी कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस में तथा दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। यहाँ वेंट से जुड़ा हुआ पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, वेंट आउट दिखाई दे रहा है यहाँ, तो वेंट आउट के कारण। और दूसरी बात की इसमें इससे भाव स्पष्ट हो रहा है कि कार्य पहले से जारी था, मतलब टेस्ट हो रही थी, लाइट चली गई, तो यहाँ डिड के स्थान पर वाज डूइंग बेहतर है। और लास्ट था, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय मी। मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन के रूप में अ पेयर ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ टीम ऑफ, इस तरह से व्हाट्सएप पेयर के रूप में शब्द अ पेयर ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ सीरीज ऑफ, इस तरह के शब्द आए तब उनके साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ इसके हिसाब से अ पेयर ऑफ शूज के हिसाब से हमने हैज बीन रखी, जो एग्जैक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।